वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ रहे हैं। 17वीं बीपीएससी आप जानते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने हिस्ट्री ऑफ बिहार शुरू किया था और लास्ट लेक्चर में हमने मास मूवमेंट्स कंप्लीट किया, जिसमें अलग अलग तरह के मूवमेंट्स जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के मिसमैनेजमेंट या फिर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से अलग अलग जगहों पर हुए, और वो सारे लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगेन ये लेक्चर्स आप सेलेक्ट सिविल्स यूट्यूब पे देख रहे हैं। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातें करने के लिए @select civills पर ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरे अदर रिसोर्सेज मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप selectcivils.com को विजिट कर सकते हैं। ऑलराइट, उसी सीरीज़ का ये नेक्स्ट लेक्चर है, और आज हम देखेंगे कि फ्रीडम मूवमेंट में किस तरह की हिस्सेदारी रही है बिहार की, और क्या स्पेसिफिक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होंगे, बिल्कुल क्यूरेटेड चीज़ें, वो हम देखेंगे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको इन लेक्चर्स का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पास वैसे भी सबसे जो एक्यूरेट एक जरिया होता है एग्जामिनर के माइंडसेट को जानने का, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो ये सारे लेक्चर्स हैं, इनमें जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल ज़रूरी है। और राइट, उसी को शुरू करते हैं, और आज से हम ये फ्रीडम मूवमेंट शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में वहाबी मूवमेंट और इसमें बिहार की हिस्सेदारी और इंपॉर्टेंट फिगर्स को देखा था, उसी सीरीज़ का ये कंटिन्यूएशन है। तो ये हम देखते हैं कि 1857 जो कि पहला रिवोल्ट भी माना जाता है, 1857 की क्रांति, उसमें बिहार की क्या भूमिका रही है और किस तरह से फिर ये इंसिडेंट्स आगे बढ़ी है। ऑलराइट, तो ये पहला हम जानते हैं कि फर्स्ट मेजर एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग थी नेशनल अवेकनिंग से पहले, क्योंकि लेटर मुगल्स उस टाइम थे, बहादुर शाह जफर का एक सिंबॉलिक रूल रह गया था मुगल का, एंड देन ब्रिटिश पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। ये शुरू होता है जून 12, 1857 को रोहिणी विलेज के पास देवघर में, जो कि अब झारखंड का एक हिस्सा है। अगर आप देवघर कभी विजिट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको जगह जगह पर ऐसे गेट्स मिले रहेंगे जो आपको 1857 के रिवोल्ट की याद दिलाता रहता है। ऑलराइट, उसमें 3 सोल्जर थे जिन्होंने कत्ल कर दिया था लेफ्टिनेंट लीग और असिस्टेंट सर्जेंट डॉक्टर ग्रांट का। इसके पीछे की कहानी आप जानते हैं कि ब्रिटिश डिस्कॉन्टेंट, उनके प्रति जो रोष था, विरोध था, वो अंदर अंदर तैयार हो चुका था, और इस तरह से फिर सोल्जर्स ने ये विद्रोह को शुरू किया था। तो 3 सोल्जर्स ने मिलकर लेफ्टिनेंट लीग और असिस्टेंट सर्जेंट डॉक्टर ग्रांट का कत्ल कर देते हैं, और इसी को सप्रेस करने के लिए मेजर मैकडोनाल्ड जो होते हैं, ये इस विद्रोह को सप्रेस करते हैं, और तीनों सोल्जर को 16 जून 1857 को फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट क्या होता है? 3 जुलाई 1857 ये रिवोल्ट पटना में फैलता है, जिसे लीड करते हैं पीर अली, जो कि एक बुक बाइंडर होते हैं। इसमें 200 विद्रोही, जैसे मैंने पहले भी शुरुआत में कहा कि मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लीडरशिप में स्ट्रीट्स में मार्च करते हैं, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द ब्रिटिश। एंड देन पीर अली शॉट ब्रिटिश ऑफिशियल लायल को उन्होंने गोली मार दी। इसके बाद क्या होता है? पीर अली और 16 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फांसी की सज़ा हैंग दे दी जाती है। उसके बाद क्या होता है? पटना के इस इवेंट को सुनने के बाद नेक्स्ट जो है दानापुर बटालियन में रिवोल्ट फैल जाता है। रिवोल्ट बिगेन इन दानापुर बटालियन। ये खबर सुनने के बाद कि पीर अली और दूसरे अन्य 16 लोगों को अरेस्ट करके फांसी दे दी गई है। अब 1857 के दूसरे जगहों में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो है जगदीशपुर स्टेट। कहाँ पे? शाहबाद। और इस रिवोल्ट को यहाँ पर लीड किया था कुंवर सिंह। ये बिल्कुल काफ़ी नॉन पर्सनैलिटी है, और बार बार टाइम एंड अगेन पूछा जाता है। इनके सपोर्टर्स में कौन इंक्लूडेड थे? उनके भाई अमर सिंह, उनके भतीजे रथभंजन सिंह और अन्य कई सारे लोग। इसमें कुंवर सिंह क्या करते हैं? 10,000 सोल्जर्स को लीड करते हैं, जो कि आरा की तरफ आते हैं, एंड देन ज्वाइंड बाय म्यूटिनियर्स फ्रॉम दानापुर कंटेनमेंट। हमने पहले देखा कि दानापुर में ये चीज़ें हो चुकी थी, तो असंतोष वाले काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जगदीशपुर स्टेट में भी कुंवर सिंह के नेतृत्व को ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें मेजर विंसेंट अराइव्ड करते हैं, आरा आते हैं, और फिर वो ब्रिटिश को इससे आज़ाद करते हैं, यानी एक तरह से सप्रेस करते हैं इस रिवोल्ट को यहाँ पे। फिर आता है मार्च 26, 1858। कुंवर सिंह डिफीटेड ब्रिटिश को कहाँ पे? तो आजमगढ़ को, और नाना साहिब के सपोर्ट से उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश को ये डिफीट करते हैं। उसके बाद 23 अप्रैल 1858 कुंवर सिंह डिफीटेड ब्रिटिश आर्मी लेड बाय कैप्टन ले ग्रांट। इस घटनाक्रम के लगातार होने से कुंवर सिंह, जो कि इंजरी से पहले ही प्रभावित थे, ग्रसित थे, वो उनकी फिर लास्ट में मृत्यु हो जाती है। सो कुंवर सिंह इज़ अ टॉल फिगर इन फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, और उसमें से खास करके जब बिहार की बात होती है तो कुंवर सिंह वी नीड टू रिमेंबर। अलग अलग प्लेसेस जैसे कि रोहिणी, दानापुर और जगदीशपुर, इस तरह से बढ़ता जाता है ये रिवोल्ट स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, जैसे कि सारण, तिरहुट, आरा, शाहबाद, मुजफ्फरपुर, एंड देन गया। और गया में द म्यूटनी एट गया लेड बाय नामदार खान, मामा सिंह, हैदर अली, इन तरह के लोगों ने इस रिवोल्ट को गया में लीड किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक ट्रिगरिंग पॉइंट है हिस्ट्री में भी 1857 को। जानते हैं कि ये इम्पैक्ट इसका इंस्टेंट कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन कंसोलिडेशन के लिए, लोगों में एक चेतना जगाने के लिए ये बहुत बड़ा साबित हुआ था, एक लैंडमार्क। तो इस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स में या मूवमेंट में
जो हमारा इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं और फिर जो इसका इम्पैक्ट हुआ 1857 के रिवॉल्ट में वो हमने देख लिया है और अलग अलग रीजन्स में कौन से पर्सनालिटी इससे जुड़े हुए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, जिन्होंने कई हद तक प्रभावित किया है हमारी हिस्ट्री को, और फिर हम देखेंगे कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या उसका योगदान और उपयोगिता होती है। वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के फॉर्मेशन का। तो एक बार इसको देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में ये वजूद में आती है, एग्जिस्टेंस में, एंड इट वाज फाउंडेड बाय रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम। अब इसके पीछे अलग अलग थ्योरी भी है, हम जानते हैं कि क्यों बनाया गया है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हर चीज़ के पीछे चलती है। उसी तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन को लेके भी अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं। हालांकि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वी शैल कीप ऑन लर्निंग देम टू। तो अभी हमारे लिए बस ये चीज़ें जाननी जरूरी है। 1885 में ये गोकुलदास संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में एग्जिस्टेंस में आती है एंड फाउंडेड बाय ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम। इसके पहले प्रेसिडेंट होते हैं W.C. बनर्जी और 72 रिप्रेजेंटेटिव इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसमें से नन ऑफ देम वर फ्रॉम बिहार, कोई भी बिहार के नहीं होते हैं। तो ये आप फैक्ट्स जानिए। इन द सेकंड सेशन जो कि होता है कलकत्ता में 1836 में, इस बार 31 रिप्रेजेंटेटिव बिहार से होते हैं, इसमें कि मौलवी सैयद साफुद्दीन भी और विशेश्वर सिंह इन जैसे लोग भी पार्टिसिपेट होते हैं इस 31 रिप्रेजेंटेटिव्स में। और फिर आता है तीसरा सेशन, साल था 1887, जो कि मद्रास में होता है। इसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव बिहार से थे। तो कौन कौन? शालिग्राम सिंह एंड देन गुड्डी प्रसाद सेन। यहाँ पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि 31 रिप्रेजेंटेटिव में आप याद रखना थोड़ा मुश्किल है, माइट भी। आप ये जान लीजिए कि जो तीसरा सेशन होता है मद्रास में, उसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव बिहार से होते हैं, शालिग्राम सिंह और गुड्डी प्रसाद सेन। अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहला सेशन जो बिहार का है वो 1912 में होता है और जगह था बांकीपुर पटना में, और इसको प्रिसाइड किया था रघुनाथ नरसिम्हा पुधोलकर ने। सो ये पूरी लाइन आपको पता होनी चाहिए। और इसके सेक्रेटरी थे सचिदानंद सिन्हा और मौलाना मजहरुल हक, इसको रिसेप्शन कमेटी को लीड करते हैं। उसके बाद आता है 31वां सेशन, 31st सेशन वाज हेल्ड इन 1916 इन लखनऊ, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बिहार जिसमें कि राजकुमार शुक्ला ये रिक्वेस्ट करते हैं महात्मा गांधी से कि वो चंपारण आएँ और यहाँ के इंडिगो नील की खेती करने वाले फार्मर्स की स्थिति के बारे में देखें और उनका कुछ निदान करें। तो साउथ अफ्रीका से गांधी जी का भी जस्ट अराइवल आना होता है एंड देन राजकुमार शुक्ला वो उनको इनवाइट करते हैं कि जो बुरी स्थिति में किसान हैं चंपारण में, आप आएँ और एक बार उनके प्लाइट को, उनकी दुर्दशा को देखें। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है वो है होम रूल मूवमेंट। जानते हैं कि 2 टर्म रूल मूवमेंट चले थे, एक था एनी बेसेंट वाला और दूसरा बाल गंगाधर तिलक वाला। क्या सिमिलैरिटी थी, क्या डिफरेंसेस थी बिहार के पर्सपेक्टिव से, जो हमारे लिए जानना जरूरी होगा, वो हम देखेंगे। ऑलराइट, इसमें देखिए इनिशियल शुरुआत और लीडरशिप कैसे होता है। तो साल 1916 था। होम रूल मूवमेंट वाज इनिशिएटेड अक्रॉस द कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ बाल गंगाधर तिलक और दूसरा एनी बेसेंट, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, और इसका इम्पैक्ट बिहार में भी अच्छा खासा रहा था। अब ये देखिए इस्टेब्लिशमेंट पटना में कैसे ये स्थापित होता है। 16 दिसंबर 1916 को एक मीटिंग होती है बांकीपुर पटना में, जहां होम रूल को इस्टेब्लिश किया जाता है पहली बार, और इसमें प्रेसिडेंट चुने जाते हैं मौलाना मजहरुल हक। मजहरुल हक वॉज चूजन एज द प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं खान बहादुर सरफराज हुसैन और राय बहादुर पुरनेंदु नारायण सिन्हा। तो दिस फैक्ट्स यू नीड टू रिमेंबर। ऑलराइट, उसमें सेक्रेटरी होते हैं वैनाथ नारायण सिंह और चंद्रवंशी सहाय, उनको सेक्रेटरी बनाया जाता है। पहले मीटिंग में जो की मेंबर्स होते हैं उसमें राजेश्वर प्रसाद, मोहम्मद आजम अली, S.A. सामी, शंभू नारायण, इस तरह के कई सारे लोग इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कि पहली मीटिंग को अटेंड करते हैं। अब एनी बेसेंट का विजिट होता है बिहार आना। तो 18 अप्रैल 1918 होता है। एनी बेसेंट पटना आती हैं और रेसिडेंस ऑफ पुरनेंदु नारायण सिन्हा के घर में रुकती हैं। कहाँ पे? तो भिखना पहाड़ी के पास। एक्सेप्ट फॉर चंपारण डिस्ट्रिक्ट होम रूल मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट द बिहार। सिर्फ चंपारण, याद रखिएगा कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में होम रूल मूवमेंट प्रचार प्रसार नहीं कर पाता। अब एनी बेसेंट की क्या भूमिका रही है? तो एनी बेसेंट विजिटेड बिहार ट्वाइस एंड प्लेड ए क्रूशियल रोल इन स्ट्रेंथनिंग द मूवमेंट, क्योंकि वो ही लीड कर रही थी ना, फाउंडर ही वो थी, और जब तक लीडर नहीं आता तो एक एक्सेलरेशन नहीं मिलता। सो व्हेन एनी बेसेंट विजिटेड दिस मूवमेंट, तो उनको काफ़ी क्रूशियल रोल वो स्ट्रेंथन करने में अदा करती हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है वो है चंपारण सत्याग्रह। अब इसका बैकग्राउंड क्या था कि दीवानी राइट्स बिहार और बंगाल का हम देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद दे दी जाती है किसको? ब्रिटिश को। मुगल रूलर शाह आलम II ग्रांटेड द दीवानी राइट्स, यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार, तो बिहार और बंगाल का किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड द ईयर वाज 1765। एंड देन इंडिगो कल्टीवेशन इन चंपारण क्या होता है? बिहार में नोन ही था वो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, जो कि ब्रिटिश प्लांटर्स के कंट्रोल में था। और चंपारण जो था वो उस टाइम के बेतिया स्टेट का पार्ट था, जहाँ पर 36 ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स और 23 इंडिगो ट्रेडर्स काम कर रहे थे।
अब ये रिवोल्ट क्यों हुआ, तो सिस्टम इंडिगो कल्टीवेशन का कैसा था कि जीरत सिस्टम था, यानी कि कल्टीवेशन जो कि उसकी खेती वहाँ के प्लांटर्स करते थे, यानी कि जिनकी ज़मीन होती थी, जो लैंड ऑन करते थे, वो वहाँ पर इंडिगो कल्टीवेशन करते थे। और लेबर और संसाधन जैसे कि बुलक्स या फिर कार्ट यूज़ किसका होता था, फार्मर्स का, ज़मीन प्लांटर्स की और लेबर फार्मर्स का। उसके बावजूद भी फार्मर्स को जो पे किया जाता था बहुत ही कम, वेरी लो वेजेस वर पेड। एंड द सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन वाज असामीवार सिस्टम। ये असामीवार सिस्टम क्या था कि जो ओनर्स होते थे वो रैयत को कंपेल करते थे। रैयत यानी एक वो पार्ट ऑफ लैंड जो कि किसी और के नाम से टाइम बिंग के लिए दे दिया जाता है। लैंड का ओनर तो प्लांटर्स ही है, लेकिन एक रैयत बना दिया गया, यानी कि टेनेंट फार्मर, और उनको कहा गया कि आप अपने इस रैयत पे इंडिगो फार्मिंग कीजिए, और उसको उसके अगेंस्ट, यानी कि इस इंडिगो नील की खेती के अगेंस्ट बहुत मिनिमली कंपनसेट कर दिया जाता था। मतलब मैंने आपको ज़मीन दिया, लेकिन उस ज़मीन का एक हिस्सा आपका कंपल्सन है कि यू नीड टू ग्रो सिर्फ और सिर्फ इंडिगो, और फिर ग्रो तो करना ही है, लेकिन उसमें आपको जो कंपेंसेशन होगा, इंडिगो की फार्मिंग से क्या होता है, ज़मीन की फर्टिलिटी भी बहुत कम हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको क्या होता था, काफ़ी मिनिमली पे किया जाता था। और दूसरा सिस्टम था उसके अलावा तिनकठिया सिस्टम। उसमें क्या था कि रैयत पर ये कंपल्सन था कि उनको हर बीघा में 3 कट्ठा, यानी कि रफली 20% एरिया में, है ना, टोटल अगर है आपका 1 बीघा तो आपको 3 कट्ठा, कट्ठा बीघा ये सब आपका हिंदी भाषी रीजन्स में, खास करके बिहार, झारखंड, यूपी, इधर मेजरमेंट ऑफ लैंड है। तो 1 बीघा में आपको 3 कट्ठा, जो कि 20% बनता था, इट वाज मैंडेटरी टू ग्रो इंडिगो। और ये एक्सप्लोइटेटिव सिस्टम के खिलाफ, जो कि फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करने का एक बड़ा मेजर बन गया था रीज़न, ये शुरू होता है आपका चंपारण सत्याग्रह। उसके अलावा क्या था, एक्सप्लॉइटेटिव टैक्सेस और लेवीज फ्रॉम फार्मर्स, किसानों से टैक्स और लेवी वसूल करना। उसमें भी क्या थे अलग अलग, तो सबसे पहले एक बार टर्मिनोलॉजी देखते हैं और एक बार हम क्विकली देखते चलते हैं कि था क्या। पन खर्च, यानी चार्ज फॉर इरिगेशन, को पानी मिलता है इरिगेशन के लिए, उस पर भी आपको टैक्सेस पे करने होते थे। उसमें रेट क्या था, 3 रुपया पर बीघा। देन देर वॉज सलामी, यानी कि लगान की तरह, जो कि लगान है, उसमें क्या था, 3 रुपये पर बीघा सलामी अलग से। फिर था बंद बिहारी, यानी इरिगेशन टैक्सेस एट रेट ऑफ 1 रुपीज़ पर बीघा, लाइक पन खर्च अभी देखा। देन वी हैड बेट माफ़ी, यानी एनुअल लेबर टैक्स चार्ज एट 3 रुपीज़, यानी बेट, इसको अगर आप बाइफर्केट करेंगे, बेट माफ़ी ने जो ब्रेक लिया तो टाइम लॉस्ट हुआ एज पर ब्रिटिश, उसके अगेंस्ट भी यू नीड टू कंपनसेट देम। इस तरह से एक्सप्लोटेटिव नेचर था। उसके बाद क्या था, बपाही पुताही, यानी इनहेरिटेंस टैक्स लेविड अपॉन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ ए टेनेंट, की मेरे बाद अगर मेरे बेटे को मिलती है ज़मीन, देन वी हैड टू पे बपाही पुताही, यानी कि एंसेस्ट्रल टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स। उसके बाद था माधवन, चार्ज एट द टाइम ऑफ डॉटर्स मैरिज, अगर बेटी की शादी करते हैं तो भी यू नीड टू पे। उसके बाद था सगोड़ा, यानी विडो रीमैरिज टैक्स, जो कि 5 रुपये के हिसाब से लेवी किया जाता था। देन देयर वाज कोलवन, ये क्यों था, तो यूजिंग ऑयल और शुगर कैन प्रेस यूज़ करने पे भी पे करना पड़ता था। उसके बाद था चूल्हावन, यानी कि टैक्स ऑन टर्मरिक प्रोसेसिंग स्टोव्स, और ये था 1 रुपया पर स्टोव, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको चूल्हावन टैक्स, यानी लाइटिंग ऑफ स्टोव्स पे भी आपको टैक्स देना पड़ता था। और टैक्सेस के अलग अलग नेचर्स में थे, वो थे, बस एक बार देखते चलिए, सुनते चलिए। और अगर स्लाइड्स अगर आप चाहते हैं और रिवाइज के लिए आपको जो कि हैंडी होगा काफ़ी, तो selectcivil.com पे आप विजिट करके यू कैन हैव एक्सेस ऑफ दिस स्लाइड्स। ऑलराइट, तो उसके बाद था वी हैव बेटा चापी, टैक्स ऑन सेलिंग मिल्क एंड ऑयल, चार्ज एनुअली पे किया जाता था 1 रुपया पर वेंडर। उसके बाद था बेचाई, यानी टैक्स ऑन सेलिंग ग्रेन्स, बेचाई है ना, बेचने पे भी टैक्स, खरीदने पे भी टैक्स, बैठने पे भी टैक्स, हर चीज़ पे एक्सप्लॉइट करने का एक एक नया नया तरीका था। उसके बाद क्या था, हथियाही, टैक्स कलेक्टेड टू बाय एलिफेंट्स फॉर स्टेट ऑनर्स, अगर हाथी खरीदेंगे उस पर भी। उसके बाद हवाही, टैक्स पेड बाय टेनेंट्स फॉर प्लांटर्स मेडिकल एक्सपेंसेस, कि आपको मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए अलग से भी टैक्स देना है। देन वी हैव अमरी सलामी, यानी चार्ज व्हेन ए गवर्नमेंट ऑफिसर और स्टेट ऑफिशियल विजिटेड विलेज, अगर वो इंस्पेक्शन के लिए वो विजिट करेंगे लेकिन टैक्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद था सरीदवान, यानी रिसिप्ट फी, चार्ज एट 1 आना पर रिसिप्ट, जो कि रेवेन्यू पेमेंट के लिए करना पड़ता था। उसी तरह से दूसरे जो रिवोल्ट्स थे उसमें बंगाल का इंडिगो रिवोल्ट भी फेमस है, साल था 1860। तो इन वजहों से अल्टीमेटली ये एक रीज़न बना जो मेजरली फिर आपका चंपारण सत्याग्रह के तौर पर खुलकर सामने आया। लेकिन कोई भी रिवोल्ट हो, जैसे कि हमने बिरसा मुंडा मूवमेंट्स, टाना भगत मूवमेंट, संथाली मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट, इस तरह के सारे मूवमेंट्स को देखा कि वो अचानक से ऐसा नहीं हो पड़ता कि कल से हमें क्रांति करनी है, मूवमेंट करना है। एक सिमरिंग डिस्कॉन्टेंट, विद्रोह, द्वेष हमेशा से भरा होता है, और फिर एक ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट आता है कि वो सारी बारूद पे
आग लगा देता है ना। तो उसी तरह से और दूसरे रिवोल्ट्स थे बंगाल में। इंडिगो रिवोल्ट 1860 में हुआ था, इसको लीड किया था हरिश्चंद्र मुखर्जी, जो कि अगेन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांटर्स के अगेंस्ट था। उसमें फिर था बिहार रिवोल्ट 1866 से 88 के बीच में। इसमें फार्मर्स ऑफ दरभंगा और चंपारण प्रोटेस्ट करते हैं इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ। एंड देन वी हैव जेसोर रिवोल्ट, ये था साल 1889 और 90 में। फार्मर्स ऑफ जेसोर डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल, ये भी अगेन एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो कि प्लांटर्स कर रहे थे, ये विद्रोह करते हैं। अब हम अटेम्प्ट्स देख लेते हैं टू रेजिस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन चंपारण। सबसे पहले क्या होता है, पिटीशन दिया जाता है सरकार को। फार्मर सबमिटेड पिटीशन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेटिव नेचर इंक्लूडिंग 1 अगस्त 1907 को, कि सरकार इस चीज़ पर अपनी तरफ सुधार के लिए कुछ ध्यान दे कि फार्मर एंड द लेबर्स आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड। उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फार्मर ग्रुप्स बनाई जाती है। जब कोई रिहाई दुहाई नहीं काम आता तो एक फार्मर्स ग्रुप बनाई जाती है, और साल था 1907-8। ए फार्मर ग्रुप वाज फॉर्म्ड अगेंस्ट द एट्रोसिटीज़ ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। हमने देख लिया कि किस तरह के टैक्सेस से उनको मार देने की एक तरह से प्रयास थी, कोशिश था। लेड बाय, इसको ये जो फार्मर्स का ग्रुप बनता है इसको लेड कर रहे थे महेश नारायण थ्रू द बिहारी न्यूज़पेपर। और फिर होता है राजकुमार शुक्ला साहब का प्रयास। राजकुमार शुक्ला ये फार्मर्स लीडर जो कि चंपारण से थे, अप्रोच करते हैं कांग्रेस के लीडर को, हमने देखा भी एक सेशन में, एंड महात्मा गांधी को बोलते हैं कि आप ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इसे व्यापक रूप दीजिए, नेशनल लेवल पर लेके आइए, सो दैट द एट्रोसिटीज़ कैन बी अवॉइडेड एंड द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स में बी स्टॉप्ड। फिर होता है महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही थी। अब रिक्वेस्ट टू गांधी, हमने देखा राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से मिलते हैं लखनऊ सेशन में, जो कि हमने जस्ट प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था। साल 1916 था, और वो बोलते हैं कि आप बिहार में आके फार्मर्स की स्थिति पर ध्यान दीजिए, सो दैट इसको नेशनल लेवल पर लेकर आया जा सके। अब इसके इसी क्रम में चंपारण में गांधी जी का विजिट करना होता है। गांधी अकम्पाइंड बाय राजकुमार शुक्ला विजिटेड चंपारण, आते हैं कि वो स्थिति का, सिचुएशन का जायज़ा लें। उसके बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, उनको आने से रोकने के लिए, सो दैट गांधी कैन नॉट इंटर, क्या करती है, धारा 144 लगा देती है, सेक्शन 144 इज इम्पोज्ड। लेकिन 144 लगे होने के बाद भी गांधी जी विजिटेड जसौली पट्टी ऑन 16 अप्रैल 1917 को। ही वॉज अरेस्टेड लेकिन रिफ्यूज टू पे द बेल अमाउंट लीडिंग टू हिज रिलीज, कि आप 144 लगाइए भी। हमने देखा था कि तीनों जो गांधी जी के इंपॉर्टेंट वे ऑफ प्रोटेस्ट रहे थे, नॉन कोऑपरेशन, हंगर स्ट्राइक और सिविल डिसोबीडियंस था, तो तीनों वो जब साउथ अफ्रीका में थे तो वो देख चुके थे कि हाउ इम्पैक्टफुल दिस आर। तो इस वजह से वो डेमोक्रेटिक भी था और अपनी बातों को रखने का बेहतरीन तरीका भी। सो व्हेन 144 लगा दिया जाता है तो उसके बावजूद भी वो उसका अवहेलना करते हुए आते हैं बिहार, एंड देन जसौली पट्टी में उनको विजिट करने पर अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर उनकी एंट्री बैन थी। लेकिन बिल अमाउंट तब भी नहीं पे करने के बावजूद गांधी इज़ रिलीज्ड। और फिर क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बनाई जाती है जून 1917 में। ए गवर्नमेंट कमेटी वाज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स, की सच में एक्सप्लॉयटेशन है और किस तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और उसमें गांधी जी वन ऑफ द मेंबर्स। और देन आता है चंपारण अग्रेरियन एक्ट, साल था 1918 में। ये कमेटी जो रिकमेंड करती है उसके आधार पर चंपारण अग्रेरियन एक्ट को पास किया जाता है, और फिर किसानों की जो दयनीय स्थिति थी उसमें कुछ सुधार के प्रयास किए जाते हैं। अब हम एक बार देखते हैं कि कौन सी की पर्सनैलिटीज़ या फिर टॉल फिगर्स इन्वॉल्व थे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राजकुमार शुक्ला, ऑब्वियसली फार्मर्स लीडर थे जो कि चंपारण से आते थे, और गांधी जी को लाने से लेकर लीड करने में इनकी एक अहम भूमिका होती है। देन वी हैव महेश नारायण, जो कि एक जर्नलिस्ट थे जो कि रेज्ड अवेयरनेस ऑन द इशू थ्रू बिहारी न्यूज़पेपर, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देन वी हैड गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि प्रताप न्यूज़पेपर के एडिटर थे, और ये फ्लाइट्स ऑफ फार्मर्स को अच्छी तरह से हाईलाइट करते हैं और एक आर्टिकल लिखते हैं, डार्कनेस इन चंपारण, जिससे किसान के स्थिति को सामने लाया जा सके और लोग जाने एटलीस्ट कि व्हाट एट्रोसिटीज़ आर बीइंग कमिटेड। और उस आर्टिकल का साल था 1915। उसके बाद है आचार्य JB कृपलानी सपोर्टेड गांधी ड्यूरिंग स्टे इन मुजफ्फरपुर। अब फाइनली हम देखते हैं कि इतना जो रीज़न हमने देखा, उसके बाद प्रोसेस देखा कि किस तरह से क्या रेजिस्टेंस सामने किया गया, उसके आउटकम क्या हुए, व्हाट वाज आउटकम ऑफ द मूवमेंट। सबसे पहले एंड होता है तिनकठिया सिस्टम का। तो हमने देखा कि तिनकठिया सिस्टम वाज द एक्सप्लॉयटेटिव वन, तो दिस सिस्टम वाज एबॉलिश्ड, और फार्मर को राइट दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी का लगाएं फसल, ना कि उनके लिए ये ज़रूरी किया जाए कि वो हर हाल में नील की ही इंडिगो की ही खेती करें। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस तिनकठिया सिस्टम इज़ इंडेड। उसके बाद अवेयरनेस बढ़ जाती है लोगों में कि चंपारण सत्याग्रह बिकम द फर्स्ट सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गांधीज मेथड, क्योंकि गांधी जी को आने के 2 साल ही हुए थे और ये सत्याग्रह का एक सक्सेसफुल रिजल्ट रहा था, लीडिंग टू इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ फार्मर्स प्लाइट्स एंड गांधी जी ऑल्सो,
कि ये जाना लोगों ने ये भी कि अगर किसी चीज़ को नेशनल लेवल पर एक लीडर के मार्गदर्शन में रखा जाए तो की आउटकम्स वी कैन हैव। उसके बाद मास मोबिलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। दिस मूवमेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ गांधीज लीडरशिप इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। जैसा हमने देखा कि ये गांधी जी को मेनली पैन इंडिया लीडर के रूप में इस्टेब्लिश करने में एक अहम भूमिका निभाती है। और ये भी साथ के साथ कि वायलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और मैनी इश्यूज एंड सिचुएशंस कैन बी हैंडल्ड बाय नॉर्मल नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। इस तरह से चंपारण सत्याग्रह और जो कि पहले से दूसरे एक्सप्लॉयटेशन की वजह बनी थी चलते आ रहे थे, और गांधी जी के आगमन से इसका एंड होता है और की आउटकम्स होते हैं जिसमें कि अवेयरनेस बढ़ती है, इन ऑफ तिनकटिया सिस्टम होता है और मास मोबिलाइजेशंस होते हैं। अगेन इसको यहीं तक रखते हैं और इस लेक्चर्स को आप बार बार सुनिए, और पहली बार अगर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे टेलीग्राम पे जुड़िए। इन वेबसाइट्स पे जाकर आप अपने ज़रूरत के रिसोर्सेज को ले सकते हैं। अगेन आपके फेलो एस्पिरेंट जो कि 70वीं बीपीएससी को लेकर सीरियस हैं और खास करके इंग्लिश मीडियम में अच्छे रिसोर्सेज की तलाश में हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली उनको सेलेक्ट सिविल्स के बारे में बताएं। ये सारे लेक्चर्स प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के बिल्कुल क्यूरेटेड लेक्चर्स हैं और आपको 70वीं बीपीएससी में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ऑल राइट, पढ़ते रहिए और आपकी किसी तरह की राय या सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और हम कोशिश करेंगे कि उसका निवारण किया जाए। और अगेन मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको selectcivil.com पे मिलेंगे, सो दैट आप उसका अच्छे से एनालिसिस करके एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकें। तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।